हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी बच्चे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और बढ़िया सेशन जो कि फॉर्मूला रिवीजन का है। और जैसा कि मैंने कमेंट्स में देखा, भाई बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला रिवीजन की जरूरत है, तो भैया लीजिए, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बाइनोमियल थ्योरम। इन दोनों चैप्टर्स के फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर रिवाइज करवाऊंगा और देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले में एक एक करके मैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, तो आप लोग ऐसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में आप समझ सकते हैं। देखिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन की तरह देखेंगे कि सर अगर n एक इंटीजर वैल्यू है तो आयोटा की पावर 4n प्लस r क्या होता है। ये आयोटा की पावर r के बराबर होता है। ये कैसे, मतलब अगर आपने कोई सा भी पावर अगर लिया है, जैसे आयोटा की पावर 271 ले लिया है, तो आपको ये कह रहा है कि सर इसे 4 के टेबल में तोड़कर देख लो। तो ये 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। और 4 8 जा 32 हो जाएगा, तो 4 7 जा 28 हो जाएगा, और प्लस के ये 3 बचेगा। यानी आपने इसे 4n प्लस r यहाँ पर लिख दिया है, जहां पर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से वैल्यू n आ गई है। तो ये कह रहा है कि सर यहाँ पर हमारे पास जो r वैल्यू है, ये इसको देखते हुए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस विल बी आयोटा की पावर 3 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 3 विल बी इक्वल टू माइनस के आयोटा। आप इस तरीके से लिख सकते हो। यानी वगैरह किसी भी पावर को आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए, और जो भी रिमाइंडर बचेगा बस वही रिमाइंडर का पावर हमारा आंसर होगा। फिर अगर सर अगर n हमारे पास इंटीजर है, n यानी यहाँ पर n जो p q r s है, ये सभी n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सब का जो सम होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है यहाँ पर, ये याद रखेगा, p q r s आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इसके केस में क्या होगा कि सर अगर मुझे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वाले पावर्स का सम चाहिए होगा तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, और अगर प्रोडक्ट चाहिए तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। ये कैसे हुआ, आइए देख लीजिए। सपोज कीजिए अगर मैं p की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो ये आयोटा की पावर 1 हो जाएगा, p की वैल्यू 2 ले लेता हूं, q की वैल्यू 2 हो जाएगी, r की वैल्यू 3 हो जाएगी, और s की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आप कहेंगे आयोटा की पावर 1 जो होता है आयोटा होता है, आयोटा की पावर -1 ये हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा की पावर 4 जो है 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। सेम वही पी क्यू आर एस की वैल्यू अगर आप 1 2 3 4 ले लेते हो, तो आइटा की पावर 1 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 3 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 4, तो ये बन जाएगा आइटा की पावर 10। और आइटा की पावर 10 बचेगा, तो इसी वाले थ्योरम से आप कहेंगे सर ये आइटा की पावर 2 हो जाएगा, तो दिस विल बी -1। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो हम कहते हैं सर उसका जो रियल पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल देन हम कहते हैं कि सर उसका इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0, है ना। यानी कि सर यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि सर अगर z बराबर हमारे पास a प्लस आयोटा b है, तो इसके अंदर हम लोग दो चीजें जानते हैं, वो ये कि सर इसका जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास a हो जाएगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, b हो जाएगा। यानी अगर कोई नंबर जो है वो कंप्लीटली रियल नंबर है तो उसका b जो होगा वो 0 होगा, और अगर वो कंप्लीटली इमेजिनरी है तो बेटा उसका रियल पार्ट दैट इज a विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मॉड्यूलस ऑफ z बराबर a प्लस आयोटा b इज गिवन बाय दिस। बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मॉडुलस का क्वेश्चन जरूर आएगा, और यहाँ पर हमारे पास अगर ये a प्लस आयोटा b है तो आपको रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना है, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो दिस इज द z बराबर अंडर द रूट मॉडुलस z बराबर अंडर द रूट a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड, ठीक है जी। चलिए आगे, व्हाट इज जेड जेड कॉन्जुगेट, यानी जेड कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा। जेड कॉन्जुगेट अगर किसी को नहीं मालूम है तो ये कहता है कि सर अगर जेड बराबर हमारे पास a प्लस आयोटा b है तो हमें सिर्फ इसके इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देना है, यानी कि ये a माइनस आयोटा b जो होगा वो जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा।
वहीं पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे z और z के कॉन्जुगेट को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक्चुअली में a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, जो कि एक्चुअली में मॉडुलस z के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम कहेंगे सर दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी गलत जगह लिख दिया, ये कितना हो जाएगा सर, ये मॉडुलस z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। कह रहा है कि सर अगर z बराबर a प्लस आयोटा b है देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द z। भाई आर्गुमेंट ऑफ z हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं tan इनवर्स में इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। बस ध्यान रखिएगा सर, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में है आपको ये एंगल जो है उसी क्वाड्रेंट में ढूंढना होता है। ये मैंने आपको माइलस्टोन बैच के अंदर सिखाया हुआ है, राइट। फिर सर यहाँ पे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आर्गुमेंट z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। हम कहते हैं सर पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल दो और बेटा प्लस कर दो उसमें दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट उसमें प्लस कर दो, आपका काम हो जाए। सिमिलरली बेटा आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन में z2 अगर निकालना है तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल लो, अच्छा उसमें से दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आप माइनस कर दो, ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट के अंदर किया जाता है। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर है, ये कहता है कि सर जो भी हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z है उसे आप क्या करो बेटा n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वही n टाइम्स हमारे पास हो जाएगा अगर आप पावर में जा रहे हो। तो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट ये कहता है कि सर आर्गुमेंट ऑफ माइनस z में से अगर आर्गुमेंट ऑफ z हटा दिया जाए तो इसे थोड़ा सा हम लोग ऐसे देखने की कोशिश करेंगे जिससे हमें बेहतर एक्सप्लेनेशन मिल सके। सपोज कीजिए ये मैंने बनाया है एर्गिन प्लेन, ठीक है सर जी। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो यहाँ पर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z किधर होगा सर, वो यहाँ पर हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z, है ना। तो ये माइनस के z हो गया। अब आप कहेंगे कि सर देखो इसका आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना है सर, इसका आर्ग्यूमेंट पाई प्लस थीटा हो जाएगा, यानी ये पाई आगे चलता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z में से अगर मैंने आर्ग्यूमेंट z हटाया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा सर, मेरे पास आंसर पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, पाई आ जाएगा। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट और z का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे सर देखो ऐसा है कि अगर मैं z कॉन्जुगेट बनाऊं तो z कॉन्जुगेट हमारा इधर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर देखो ऐसा है ये वाला एंगल z कॉन्जुगेट का जो एंगल होता है ये 2 पाई माइनस के थीटा होता है। तो अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल में 2 पाई आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है कि सर अगर z बराबर z कॉन्जुगेट हो जाए देन बेटा देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास z बराबर a प्लस आयोटा b है और z का कॉन्जुगेट हमारे पास a माइनस आयोटा b है और ये दोनों अगर बराबर हो जाए, देखिए बेटा z अगर z के कॉन्जुगेट से बराबर हो जाए तो सर a और a कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका b जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, a और a कट जाएगा, हमारा b जीरो आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू जीरो। और अगर z जो है वो माइनस z के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे z माइनस z के बराबर आ जाए तो इसका मतलब उसमें b और b कट जाएंगे और a हमारा जीरो बन जाएगा। इन दैट केस आप कहेंगे सर उसमें हमारा रियल पार्ट जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर आ जाता है। ठीक है बेटा, रियल पार्ट जो है वो जीरो के बराबर आ जाता है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, देखिए इसे आप कैसे देख सकते हैं अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि भैया z बराबर z का कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब z माइनस z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू जीरो। अब z माइनस z कॉन्जुगेट करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, हाँ सर। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ट्वाइस ऑफ b आयोटा विल बी इक्वल टू जीरो। अब आयोटा जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब b ही हमारे पास जीरो होगा जो आपको बोल रहा है। सिमिलरली आप z बराबर माइनस z कॉन्जुगेट के लिए भी ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, है ना दोस्त। फिर ये कह रहा है सर द पोलर फॉर्म ऑफ z बराबर a प्लस आयोटा b इज गिवन बाय, भाई पोलर फॉर्म आप लोग लिखते हो सर जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज सॉरी जो मॉड्यूलस होता है उसको हम लोग r ले लेते हैं
और सर यहाँ पर हम लोग ऑयलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेते हैं। ये थीटा क्या होता है बेटा, दिस थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, ये जो थीटा आप देख रहे हो दोनों तरफ, ये थीटा कौन है, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड, यानी जो जेड का आर्ग्यूमेंट है वो हमें ले लेना है। और ये जो आर होता है, ये आर किसके बराबर होता है सर, ये आर जेड के मॉड्यूलस के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर यहाँ पर कह रहा है ऑयलर फॉर्म ऑफ द z बराबर a प्लस i इज गिवन बाय, तो z बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर r तो हमारा r ही रहेगा, लेकिन ये ऑयलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, e की पावर आयोटा थीटा लिख दोगे। नाउ दिस बिकम्स द ऑयलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, बढ़िया, डन डन डन। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोगों को सब कुछ याद रहे, रिवाइज हो जाए कि कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये बेटा हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम है कि ऑयलर नंबर की पावर अगर आप n करते हो, इधर देखिए बेटा यहाँ पर इसको कैसे समझना है कि अगर मैं कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर को n कर देता हूं, तो इसका मतलब आप e की पावर आयोटा थीटा की होल पावर n कर दे रहे हो, यानी ये e की पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा, क्योंकि पावर इनटू पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये वापस से क्या बन जाएगा, ये वापस से बन जाएगा सर कोसाइन, अब आयोटा के साथ n थीटा है तो यहाँ पर n थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन में एन थीटा आ जाएगा। यानी हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं, इन शॉर्ट ये कहते हैं कि सर ये जो पावर है ये थीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास ये बन जाता है कोसाइन ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट कह रहा है सर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये होता है माइनस के 1 प्लस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये ओमेगा स्क्वायर बेटा माइनस के 1 माइनस का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये दोनों वैल्यूज आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको ऐड करने के लिए बोलूंगा कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है ना, जी सर जी बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट सर आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना होता है बेटा, ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ओमेगा हमारे पास कितना होता है 2π/3 होता है। फिर आपको ओमेगा स्क्वायर का निकालना है तो याद रखिएगा बेटा 2π/3 का 2 गुना आपको कर देना है, तो 2 गुना जब आप कर दोगे तो ये 4π/3 हो जाएगा, तो ये भी याद रखना है। ओमेगा की पावर 3n प्लस r कितना होता है, ये ओमेगा की पावर r होता है। इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं विद एन एग्जांपल। मान लीजिए ओमेगा की पावर 271 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसे 3 के टेबल में डिवाइड करोगे, सर 3 9 27 हो जाएगा और ये 90 प्लस 1 बन जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा की पावर 1। यानी ये कह रहा है कि सर अगर यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है डायरेक्टली आप उसी के बराबर लिख दोगे, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो आई गेस आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो एक बार क्विक रिवीजन भी हो गया है ना, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे बढ़ते हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। बाइनोमियल थ्योरम में कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग गिवन समेशन फार्मूला। ये आपको समेशन फार्मूला ये दे रखा है, इसी की मदद से मैं एक्सपेंशन करूंगा, और मैंने ये एक्सपेंशन करना आपको काफी डिटेल में सिखाया हुआ है माइलस्टोन बैच के अंदर। अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बेटा एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा। मैं फॉर्मूले यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए a प्लस बी की पावर n है, तो आप क्या करोगे बेटा, nc 0 से स्टार्ट करोगे, फिर nc 1 लिखोगे, फिर nc 2 लिखोगे, फिर nc 3 लिखोगे, एंड ऐसा करते करते बेटा कहां तक जाओगे, nc n तक जाओगे, ठीक है सर। आपको फिर क्या पैटर्न चलाना है, यहाँ पे आपको a की पावर n लिखना है, यहाँ पे a की पावर 1 कम कर देना है, यहाँ पे a की पावर और कम कर देना है, यहाँ a की पावर और कम कर देना है, और ऐसे करते करते a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और पैटर्न में क्या रखना है सर, यहाँ पर b की पावर 0 रखना है, या b की पावर 1 रखना है, या b की पावर 2 रखना है, या b की पावर 3 रखना है, और यहाँ पर b की पावर मैक्सिमम n हो जाएगा। और फाइनली आपको इन समेशन फॉर्मूले के हिसाब से इन सबको ऐड करते हुए आंसर लिख देना है, तो ये मेरा फाइनल समेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका समेशन फॉर्मूला एक्सपेंशन होता है। तो आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब मैं इसको डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा। इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपको पहला टर्म प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस करके लिखना है। यानी आप सबसे पहला टर्म लिखोगे nc0 a की पावर n b की पावर 0, फिर माइनस लिखोगे nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, फिर प्लस लिखोगे nc2
a की पावर n-2 b की पावर 2, फिर माइनस लिखोगे nc3 a की पावर n-3 b की पावर 3 और फिर आप प्लस लिखोगे। लेकिन ऐसा चलते चलते सर मैं नहीं बता सकता कि आखिरी टर्म प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो उसके लिए हम लोग -1 की पावर n ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको ये बताएगा कि भैया आखिरी टर्म प्लस होगा या माइनस होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, है ना। अब अगला 1 प्लस एक्स में क्या करना है बेटा, a की जगह पे 1 रखना है, b की जगह पे x रखना है। तो इससे हमारा फॉर्मूला कैसे एक्सपेंशन हो जाएगा सर, nc0 हो जाएगा प्लस फिर उसके बाद nc1 x की पावर 1 हो जाएगा प्लस nc2 x की पावर 2 हो जाएगा प्लस nc3 x की पावर 3 हो जाएगा और इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए आखिरी टर्म हमारा ncn x की पावर n हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा अब यही पैटर्न याद रखना कि अगर ये सभी के प्लस के हैं तो एक प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस फिर माइनस, यानी पहला टर्म प्लस का होगा तो अगला टर्म माइनस में होगा, फिर अगला टर्म वापस से प्लस का होगा तो अगला टर्म फिर माइनस का होगा, फिर अगला टर्म प्लस का होगा तो आगे मुझे ये नहीं पता सर आखिरी वाला टर्म प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो इसके लिए हम लोग -1 की पावर n ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n आपको बताएगा कि प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो ये एक्सपेंशंस आप लोगों को याद होने चाहिए जुबानी, ताकि आपका पेपर में जब लगाना पड़े तो आप फर्राटे से एकदम लगा दें, है ना। चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n। जब आप a प्लस b की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं बेटा, n+1 आते हैं, यानी पावर 10 हुई तो 11 टर्म्स होंगे, पावर 3 हुई तो 4 टर्म्स होंगे। अगर द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, बेटा ये बाइनोमियल नहीं है ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, n+1 मल्टीप्लाई बाय n+2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो आपको याद आ जाएगा, आपने बचपन में a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 2 सॉल्व किया होगा, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि सर पावर 2 रखने पर ट्राइनोमियल के अंदर हमारे पास कितने टर्म्स आते हैं सर, 6 टर्म्स आते हैं। अब आप पावर 2 रखने पर यहाँ पर देखो बेटा आपको 6 ये फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज गिवन बाय दिस, बेटा ये फॉर्मूला देखो यहां से ऐसा है, जनरल टर्म जब आप निकालते हैं तो TR+1 निकालते हैं, और TR+1 क्या होता है जरा आराम से देखिए, यहाँ पर NCR हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा दैट इज A, इसकी पावर बेटा n-r हो जाएगा, और जो हमारा सेकंड टर्म होगा दैट इज B, इसकी पावर बेटा r हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन से है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पर ही बेस्ड प्रूफ होते हैं, हमें प्रूफ नहीं, हमें इनके रिजल्ट्स याद रखने हैं। इसे बेटा कहा जाता है सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, यानी NC0 NC1 NC2 NCn तक सभी कॉम्बिनेशंस को जोड़ दिया जाए तो मेरा आंसर कितना आता है सर, मेरा आंसर आता है 2 की पावर n आता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे सर सभी इवन कॉम्बिनेशन है, यानी NC0 NC2 NC4 अप टू सर इवन कहां तक है हमें नहीं मालूम। ये NC1 NC3 NC5 ये सम ऑफ ऑड कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, कितना होता है सर 2 की पावर n -1, यानी पावर में होता है, ठीक है, ये पावर में होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है सर, C0 का स्क्वायर, यानी NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर अप टू NCn का स्क्वायर करोगे तो इसे याद रखेंगे, इसका कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है दैट इज 2nCn हो जाता है, कितना 2nCn हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बेटा देखो C0 C1, यानी यहाँ पर देखो C0 का स्क्वायर हो रखा था, अब C0 को C1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो कंसेक्यूटिव कॉम्बिनेशंस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। तो इस बार आपका आंसर वो 2nCn ना होकर 2nCn-1 हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्लिप्स आप लोग याद रखेंगे। यह C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCn तक जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा n मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1। यहाँ पे डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2। अब इस वाली सीक्वेंस को अगर मैं जोड़ूंगा तो आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये तो सेम है, नहीं बेटा, यहाँ देखोगे तो C0 है ही नहीं, यहाँ पर C1 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर C2 के साथ 3 मल्टीप्लाई है, यानी ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, आगे की तरफ हिस्सा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाता है n+2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा बेटा, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पिछले कुछ ईयर्स के अंदर ना स्टैटिस्टिक्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। चलिए
नेक्स्ट सर और भी कुछ बाकी है। यस, अब बेटा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, एन हमारे पास क्या है सर, एन हमारे पास एक रियल नंबर है, जबकि यहाँ पर कैसा लिया गया था सर, यहाँ पर एन हमारा एक नेचुरल नंबर लिया गया था, जबकि यहाँ पर एन कैसा लिया जा रहा है सर, रियल नंबर लिया जा रहा है। यानी कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है और हमारे पास नेगेटिव में भी नंबर हो सकता है, बस इरेशनल नंबर नहीं लेते हैं। हो उससे भी सकता है लेकिन उतना करना नहीं होता है हमें, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए सर, वन प्लस एक्स की पावर एन अगर आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर वन, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा एन एक्स की पावर वन, फिर आपको लिखना होगा एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन अपॉन में टू फैक्टोरियल एक्स की पावर टू, फिर आपको लिखना है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन में बेटा थ्री फैक्टोरियल लिखना है, दैट इज एक्स की पावर थ्री। एंड यही पैटर्न कंटिन्यू रखना है। और ये कब तक रहता है बेटा, अप टू इंफिनिट टर्म्स रहता है, यानी सर इसका कोई अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा, अप टू इंफिनिट टर्म्स ये रहता है, अप टू इंफिनिट टर्म्स, ठीक है बाबू। पैटर्न फिर से बता देता हूं, पैटर्न पर ध्यान दीजिए बेटा, पहले हमारे पास n है, ठीक है। फिर हमने कहा सर n को n माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल कर दो। फिर हमने कहा सर n को n माइनस वन से फिर n माइनस टू से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल कर दो। तो पैटर्न के हिसाब से इसका अगला टर्म क्या आएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री करोगे और डिवाइडेड बाई बेटा फोर फैक्टोरियल कर दोगे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये आ गया। अब इसी की मदद से जब आप ये सारे के सारे एक्सपेंशन को खोलने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पर माइनस वन डालने की कोशिश करो। सर जैसे ही मैं माइनस वन डालूंगा तो ये वन माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस वन डालोगे तो माइनस वन माइनस टू यानी कि टू हो जाएगा, टू अपॉन में टू फैक्टोरियल बेटा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ माइनस वन डालोगे तो बेटा ये माइनस के थ्री अपॉन में थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस के थ्री नहीं होगा, माइनस के सिक्स अपॉन में सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा क्या, सर एक मिनट, माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस के थ्री हो जाएगा ऐसा। अच्छा ये टू तो नहीं होगा ना सर, सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, हाँ सॉरी। और यहाँ से बेटा अपॉन में थ्री फैक्टोरियल करोगे तो देखो ये नंबर और ये नंबर कट जाएगा, सिर्फ माइनस के वन बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स क्यूब आ जाएगा। कितना बेटा, माइनस के एक्स क्यूब। एंड बेटा अगर मैं तुम्हें पैटर्न समझाऊं तो पैटर्न यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। सर पहले हमें वन लिखना है, फिर हमें माइनस एक्स लिखना है, फिर हमें प्लस के एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर हमें माइनस के एक्स क्यूब लिखना है, फिर हमें क्या आएगा, प्लस के एक्स की पावर फोर आएगा। ऑब्वियस सी बात है सर, पैटर्न समझ में आ गया है, तो अब ये कहां तक जाएगा सर, इन्फिनिट टर्म्स तक ये जाएगा, अप टू इन्फिनिट टर्म्स तक, यानी इसका कोई अंत नहीं होगा, ठीक है बेटा। जी सर जी। अब जैसे ही आपको वन माइनस एक्स बार माइनस वन करना है तो आपको इसका साइन चेंज कर देना है, दैट्स इट, वो भी ऑल्टरनेटिवली। यानी सर पहला अगर वन है तो वन रहने दो, अगला माइनस एक्स है तो प्लस एक्स रहने दो, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर बेटा माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। एंड यही पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, और कब तक रहेगा सर जी, अप टू इन्फिनिट टर्म्स तक रहेगा। अब मैं इसके अगले वाले पावर के लिए मैं आपसे क्या करूंगा बेटा, पैटर्न बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए कि वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू होगा तो बेटा पहला टर्म तो हमारे पास वन ही होगा, अगला वाला बेटा माइनस एक्स ना होकर माइनस के टू एक्स हो जाएगा, अगला वाला बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर ना होकर थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगला वाला एक्स क्यूब ना होकर माइनस के फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। एंड बेटा यही पैटर्न कंटिन्यू रहेगा अप टू इन्फिनिट टर्म्स तक हो जाएगा, यानी एक एक काउंटिंग आपको बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है सर जी। अब अगर मुझे ये माइनस टू करना है, वन माइनस एक्स बार माइनस टू, तो बेटा सभी के सभी प्लस हो जाएंगे, यानी ये प्लस का वन तो ये प्लस के ट्वाइस एक्स, ये प्लस के थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्लस के फोर टाइम्स ऑफ एक्स का क्यूब। और यही पैटर्न कब तक रहेगा सर, अप टू इन्फिनिट टर्म्स। इसी तरीके से बेटा आप पावर थ्री के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन पावर थ्री से ऊपर मत जाइएगा क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूपीएससी कभी भी पावर फोर तक जाने की कोशिश नहीं करेगा, मैक्स टू मैक्स वो पावर थ्री तक जाने की कोशिश करेगा, और उसने निकाला भी हुआ तो पावर टू तक के ही क्वेश्चन आप तक पूछे हुए हैं, अगर पूछे भी है तो, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे बाइनोमियल थ्योरम के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये आप लोगों को कहाँ मिलेंगे सर जी, ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको पूरा का पूरा नोट जो है वो इस पीडीएफ का, ये पीडीएफ जो है इसकी कहाँ चाहिए होगी बच्चों को सर जी, इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है बेटा, अखिल अंडरस्कोर अनअकैडमी या तो ऐसे करके स्कैन कर लो, या तो बेटा आप इस नाम से चैनल को ढूंढ सकते हो।
पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बेटा मैं लेकर आया हूँ, वो ये कि बेटा टिल मार्च 31, ठीक है, टिल मार्च 31 क्या है बेटा, एक ऑफर चल रहा है। उस ऑफर में क्या हो रहा है बेटा, ऑफर में एनडीए के कोर्स, सीडीएस के, एफटेट के, सीएपीएफ के सब्सक्रिप्शन पे 40% का ऑफ चल रहा है, 40% तक का। और ये कौन कौन से बैचेस में आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा देगा बेटा, रणभूमि जो भी लेटेस्ट एनडीए का बैच है, योद्धा ये भी लेटेस्ट बैच है, ये रिवीजन बैच है हमारा, और बी 2.1 सीएपीएफ ये हमारा एक लेटेस्ट बैच है, ठीक है बेटा। तो ये 31 मार्च तक के लिए है। इसे आप लोग जब ये 40% ऑफ आपको चाहिए होगा तो ये कूपन कोड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस कूपन कोड की मदद से आप लोग ये डिस्काउंट को ले सकते हो। अगर आप ये कूपन कोड नहीं लगाओगे तो बेटा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैं आप लोगों को एनडीए के बैच के लिए थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ बेटा। 50 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है और ये बैच किस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, ये बैच टारगेट कर रहा है बेटा एनडीए 1 2024 को टारगेट कर रहा है। और ये यूट्यूब पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है बाबू, ये यूट्यूब पे चल रहा है। और ये यूट्यूब में चलने के साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एनडीए 1 2024 के लिए और ये सीडीएस 1 2024 के लिए यहाँ पर सभी टीचर्स की क्लासेस मेंशन है या एनडीए की क्लासेस मेंशन है। और बेटा करंट अफेयर की क्लासेस कैसे कैसे हो रही है ये भी आपको बताया जा रहा है। तो ये हमारे सभी फैकल्टीज की लिस्ट आप लोग देख पा रहे हैं, पूरी टीम तैयार है आप लोगों के लिए। और इसकी जो पीडीएफ है बेटा, ये पीडीएफ की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये एकदम फ्री बैच है, आप लोग इससे तैयारी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जो भी करना चाहे वो आराम से कर सकते हैं। इसी के अंदर मेरा बेटा माइलस्टोन बैच इंक्लूडेड है। ये 50 डेज हार्ड चैलेंज में मेरा माइलस्टोन बैच भी इंक्लूडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा बैच को एक्सेस कर सकते हो। इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल, ठीक है। अच्छा, और सर कोई पेड बैच है क्या, बेटा पेड बैच नहीं है। जैसे कि मैंने बताया अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेवल पे काम करता है, तो आप बस सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद मतलब आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, पेड सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद आप कोई से भी बैच को एक्सेस कर सकते हो। अभी लेटेस्ट जो बैच चल रहा है एनडीए वालों के लिए वो चल रहा है रणभूमि कंप्लीट बैच, और योद्धा बैच चल रहा है बेटा कंप्लीट बैच है ये सीडीएस 2। और ये दोनों लेटेस्ट बैच है जहां बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है। तो जो जितना देर करेगा उतना उसका नुकसान होगा, उसे उतना बैकलॉग तैयार होता जाएगा, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी है भाई। इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी बाकी बेटा आपको अगर ऐसे सेशंस और चाहिए तो फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि जितने जोश के साथ आप बताओगे उतने जोश के साथ मैं ऐसे ही फॉर्मूला सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। और भी कोई अगर आपको डाउट्स वगैरह है, कोई शंका है, तो आप अपने डाउट्स को यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, ताकि उसके ऊपर हम लोग एक रेलेवेंट क्वेश्चन के लिए आंसर लेकर आए और आपके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ कर लेकर आए। सो दैट वाज ऑल गाइस। मैंने जितना हो सके कोशिश किया छोटा क्रिस्प रखने की। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।